हेलो बच्चों। तो आज दोबारा आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर SGSF पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर मानव भूगोल के फोर्थ चैप्टर का। नाम क्या था? प्राथमिक क्रियाएं। इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, यानी फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं हम। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आपने अगर नहीं देखा अपना इसका फर्स्ट पार्ट, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, तभी समझ में आपको पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है देख लेते हैं। हमने परिचय पढ़ लिया कि प्राथमिक क्रिया मतलब ये है हमारी प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। आखेट, शिकार, भोजन, संग्रह क्या है। पशुचारण की विशेषता पढ़ ली हमने। हमने चलवासी पशुचारण पढ़ लिया। हमने वाणिज्यिक पशुधन पढ़ लिया। हमने निर्वाह कृषि पढ़ ली, है ना। और हमने देख लिया कैसे किस तरह से होती है। हमने चावल प्रधान कृषि भी पढ़ ली है। और हमने रोपण कृषि पढ़ ली है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी बता दिया हमने। अब दूसरा आता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ये कैसी कृषि होती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ आप ध्यान से सुनना, ठीक है ना। और आपने, मैं कह रहा हूँ, आपने अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट एक बार जरूर देख लेना, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज आपका हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आने की संभावना पूरी पूरी बनी है इस चैप्टर से, ठीक है ना। अच्छा, देखते हैं। अब आता है, देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, वाणिज्य है। विस्तृत माने क्या होता है? फैला हुआ, जहाँ पूरा फैलाव है तो उसे बोलेंगे विस्तृत। वाणिज्य माने एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ से पैसा कमाया जाता है, उसे बोलते हैं वाणिज्य। अनाज कृषि यानी अनाज की कृषि। तो एक फैली हुई पैसा कमाने वाली अनाज की कृषि, इसका एक वो बनता है टाइटल, हम देख कह सकते हैं, एक मतलब एक आसान रूप इसका, आप समझ जाओ। अच्छा, ये कौन सी कृषि होती है, कहाँ की जाती है? क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन आएगा कि है ना, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता बताइए आप। तो कैसे बतानी है वो समझा देता हूँ एक बार। देखो, ये कहाँ उगती है? ये मध्य अक्षांशों के आंतरिक भाग में उगती है। आपको ये नहीं लिखना, आपको ये लिखना है ये अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। कहाँ की जाती है? ये अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। अच्छा, ये प्रदेश कैसे होते हैं अर्ध शुष्क? ये प्रदेश आधे सूखे होते हैं, आधे गीले। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं कि वर्षा होती ही नहीं है, वर्षा होती है, ना के बराबर भी नहीं होती, मतलब होती भी है, नहीं भी होती। तो उन प्रदेशों को बोलते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश, जहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है ना, वहाँ पर की जाती है। दूसरा, यहाँ पर जो मुख्य फसल होती है वो होती है गेहूँ। क्या होती है? गेहूँ यहाँ की मुख्य फसल होती है। और खेतों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए सारे काम मशीनों द्वारा किए जाते हैं, कटाई करने से, यानी कटाई करने से निराई करने तक। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होता है, क्योंकि इस खेत में कम से कम लोग लगे होते हैं, क्योंकि सारे काम मशीनों से किए जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि कुछ ही लोग मिलकर का सारा काम कर देते हैं। जैसे कि एक खेत में 10 लोग लगे पड़े हैं, तो हम वो काम 10 लोगों को बांट देंगे, यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि एक में बहुत सारा लोड पड़ेगा, कम पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक खेत में 2 या 3 लोग लगे होते हैं, जिससे क्या होता है, तो हर एक व्यक्ति को बहुत सारा उत्पादन आ जाता है। तो हम कहते हैं कि प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा यहाँ पर होता है। दूसरा, ये कहाँ की जाती है? ये यूरेशिया के स्टेपीज क्षेत्र में की जाती है, उत्तरी अमेरिका के पेरिस क्षेत्र में की जाती है, और अर्जेंटीना के पंपास में की जाती है, और दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड्स में की जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये वाली है आपके लिए बच्चों, कि यहाँ पर स्टेपीज किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे बड़े घास के मैदान को नाम दिया गया है स्टेपीज। कहाँ पर? यूरेशिया के अंदर। ये भी आएगा कि पेरिस क्या होती है? पेरिस भी बड़े घास के मैदान होते हैं उत्तरी अमेरिका के अंदर। अर्जेंटीना में उन्हें पंपास कहते हैं, और दक्षिणी अफ्रीका में उसे वेल्ड्स कहते हैं। यानी ये बड़े घास के मैदान में कृषि की जाती है। अगर एकदम नॉर्मल शब्दों में लिखोगे आप इन्हें, आसान शब्दों में कैसे लिखोगे, इसे याद रखना कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि लाभ के उद्देश्य से की जाती है, पहला पॉइंट। यहाँ पर खेतों का अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, दूसरा पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मुख्य फसल अनाज यानी कृषि गेहूँ होती है, तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर किसान को अधिक पूंजी का यूज़ करना होता है, या अधिक पूंजी लगती है, अधिक पैसा लगता है उसका, और सारे काम मशीनों द्वारा किए जाते हैं। जहाँ पर कृषि होती है उस जगह को बोलते हैं पेरिस बोलते हैं, पंपास बोलते हैं, या फिर वेल्ड्स बोलते हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत ज़्यादा अधिक होता है। आप इतने पॉइंट लिख देना, आसान शब्दों में आपको पॉइंट नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कृषि कैसे की जाती है आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। देखो, बहुत बड़े खेत होते हैं जहाँ पर क्या होगा, गेहूँ गेहूँ नजर आएंगे चारों ओर आपको। जब फसल पक जाएगी अच्छी खासी, तो क्या करेंगे, उसे मशीन से काटते हैं। जिससे कि आपने देख लो, चित्र देख लो, ये वाला मशीन सारे काम होते हैं मशीन से। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति पर ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक या दो व्यक्ति ही
पूरे खेत में लगे होते हैं मशीन के द्वारा। और ये छोटे मोटे किसान नहीं होते, बहुत अमीर किसान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगता है, अधिक पैसा इसमें लगता है, यदि अधिक पूंजी लगती है, पूंजी यानी पैसा अधिक लगता है इस कृषि के अंदर, और यही इसकी विशेषता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मिश्रित कृषि की, यानी मिक्स्ड फार्मिंग। अब ये क्या होता है, ये देखो, एक कृषि होती है, पशुपालन भी लोग करते हैं, कृषि भी करते हैं, तो उन दोनों को मिलाकर जो कृषि होते हैं उन्हें बोलते हैं मिश्रित कृषि। यानी इसमें फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। फसलें और पशु दोनों ही आय के मुख्य स्रोत होते हैं, लोग इन्हीं दोनों से कमाते हैं। 2 पॉइंट पता लग गया आपको। तीसरा पॉइंट, चारे की फसलें मिश्रित कृषि का मुख्य घटक होती हैं। चारा यानी वो फसलें जो पशु भी खा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों काम हो जाते हैं, फसल भी हो गई और पशु को पेट ही भर गया। यह विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। तो कैसे लिखना है इसे, वह बताता हूँ एकदम आसान शब्दों के अंदर कि मिश्रित कृषि किसे बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलोगे आप, वह कृषि जहाँ पर पशु को पालना और कृषि करना दोनों शामिल होते हैं। दूसरा, ये वो लोग करते हैं जो काफ़ी अमीर होते हैं या फिर अधिक पूंजी इसमें लगती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कौन सा बोलेगा, चारे की फसलें इसमें मुख्य फसल होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होती है, दूसरी फसल भी, अन्य फसल भी होती हैं इसके अंदर। और ये कहाँ की जाती है, ये विकसित देशों में की जाती है, ठीक है ना। मुझे पता लगता है ना दोस्तों, पता ये लगता है कि इससे कि यहाँ पर एक गरीब किसान तो नहीं कर सकता, जगह चाहिए बड़ी, है ना, और वहाँ पर अपना खेत भी हो और जानवरों को रखने की जगह भी हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरह से पॉइंट आएंगे, आप ये 5 पॉइंट लिख दो तब भी आपको पूरे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है आपको। अच्छा, कैसे, देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ लोग लगे पड़े हैं, है ना, पूरा खेत भी है, पशु को चला रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पर मुर्गी पालन कर रहे हैं और यहाँ पर वो किसान देखो खड़ा है, तो सब कुछ भेड़ ले खड़ा है, गाय भी है उसके पास, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, मतलब ये है कि ये किसान कृषि भी करता है, पशु को पालता भी है, और देखने काफ़ी अमीर लग रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपका। हम बात करते हैं डेयरी कृषि। अब डेयरी कृषि तो आपको शब्द समझ में आ रही होगी, डेयरी, दूध की फार्म होती है ना, उसको डेयरी कृषि बोलते हैं। तो कैसे की जाती है, देखो, ये दुधारू पशु के पालन पोषण का सबसे उन्नत और कुशल प्रकार होता है। दुधारू पशु कौन से होते हैं, वो पशु जो दूध देते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, इन्हें पालते हैं। तो जहाँ पर ये पालते हैं बहुत बड़ी तादाद में, उन्हें बोलते हैं डेयरी कृषि। क्या बोलते हैं, डेयरी कृषि के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, विशेषता क्या है इसकी, तो विशेषता पहले यही है कि इसमें दुधारू पशु को पाला जाता है। इससे हम, दूसरा पॉइंट कौन सा है, पशु के स्वास्थ्य और प्रजनन के लिए पर विशेष बल दिया जाता है। यानी अब पशु को रखोगे, पालोगे तो उन बीमारी पड़ेंगे, है ना, क्या होंगे, बाद में प्रेग्नेंट भी होंगे पशु, तो क्या होगा, इन पे बहुत खर्चा होता है, स्वास्थ्य पूरा ध्यान रखा जाता है इन पे, ठीक है ना। तो क्या होता है, स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। दूसरा पॉइंट, इसीलिए यहाँ पर बहुत अधिक पूंजी लगती है, पूंजी यानी पैसा लगता है, पशु बीमार पड़ते हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ डॉक्टर देख रेख करेगा उसकी। कभी कभी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेग्नेंट, है ना, तो वह भी क्या होगा, तब भी यहाँ पर क्या होगा, तब भी यहाँ पर डॉक्टर लगेगा। दूसरा, ये मुख्य रूप से नगरीय में होते हैं, उद्योग केंद्रों के समीप की जाती है। यानी ये गाँव में नहीं की जाएगी, कहाँ की जाएगी, नगर के समीप। क्योंकि देखो गाँव में देखो हर किसी भैंस होती है, बकरी होती है, दूध तो वहीं से वो पी लेगा। दिक्कत कहाँ होती है, शहरों में, तो शहरों के समीप की जाती है ना, तो वहीं पर केंद्र होते जिससे कि ताज़ा दूध तुरंत नगरों में पहुंचाया जा सके। क्लियर हो गया। तो यहाँ लिखा है ये मुख्य रूप से नगर में की जाती है ना, या औद्योगिक केंद्र जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके समीप होती है, क्योंकि वहाँ वर्कर काम करते हैं, तो उन्हें भूख प्यास लगती है, तो भी यहाँ दूध खरीद लेते हैं, जिससे कि ताज़े दूध और डेयरी उत्पादों की मांग पूरी होती रहती है। पनीर हो गया, दही हो गया, तुरंत यहाँ से बन के तुरंत जा रहे होते हैं नगरों के अंदर। दूसरा, ये कहाँ होता है, ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप में। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया। अब एक बात बताता हूँ आपको, इसमें काफ़ी इजी में आप कैसे लिखोगे, तो इसका इजी यही, इसका यही इजी कि आपको लिखना है, इसमें दुधारू पशु पाला जाता है, अधिक पूंजी लगती है, स्वास्थ्य और प्रजनन पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अब जो कहाँ की जाती है, ये मुख्य रूप से नगरों में की जाती है, ठीक है ना। इसमें कुशल श्रमिक चाहिए होते हैं, कैसे, अनुशल नहीं, कुशल श्रमिक, जो सही से जान सके जानवरों को कि भाई किस रूप में कब एक्टिविटी कौन से कर रहे हैं और क्या मतलब है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमें सबसे उन्नत और कुशल प्रकार की क्या चाहिए, हमें श्रमिक चाहिए होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, इसकी विशेषता आप लिख दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो, देखो ये लगा हुआ है
और यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक महिला दूध निकाल ली है, कैसे पाइप लगा रखे हैं थनों के अंदर, पूरा दूध ऑटोमेटिक यहाँ से निकलता रहता है, पशु खाना खाते रहते हैं। तो देखो कितना पैसा लगता होगा इसके अंदर। तो ये क्या होता है, अधिक पूंजी प्रधान तकनीक है ये वाली, अधिक पैसा लगता है दोस्तों इसके अंदर, इस कृषि के अंदर। अब आता है हमारी भूमध्य सागरीय कृषि। अब ये कैसी कृषि है, देखो भूमध्य सागर का नाम कैसे पड़ा, ये चारों ओर क्या है, लैंड है, जमीन है चारों ओर, बीच में सागर है, तो नाम पड़ गया भू के मध्य सागरीय कृषि। मतलब भू के मध्य सागर है ना, वहाँ कृषि ये होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये मुख्य रूप से कहाँ होती है, सागर के तटों पे होती है। कहाँ होती है, सागर के तटों पे। अब ये क्या होगा, जो भूग है ना, जमीन है, उसके बगल में सागर है, जब बीच में क्या है, पानी पानी है, तो ये क्या होगी, किनारों पे हो जाएगी कृषि। तो ये क्या होती है, तटों पे होती है। ये एक विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है। इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे खट्टे फलों की कृषि होती है, जैसे कि अंगूर, अंजीर, है ना, जैतून, संतरा का उत्पादन किया जाता है। अब क्वेश्चन आपको आता है कि भूमध्य सागर कृषि किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे ये विशेष प्रकार की खट्टे फलों की कृषि होती है। इसकी खट्टे फलों की एग्जाम्पल लिख देना, अंगूर, अंजीर, जैतून, संतरा आदि। तो यहाँ पे होते क्या है, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे अंगूर, अंजीर, जैतून होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, अच्छी गुणवत्ता वाली शराब भी मिलती है। शराब से बोले, है ना, सही पकड़े आप, शराब, शराब यानी है ना वाइन, लिखा है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली शराब बनाई जाती है इस जगह पर, ठीक है ना। तो अंगूर की खेती यहाँ पर मुख्य विशेषता है। यहाँ खेती होती है, किसकी होती है, विशेष रूप से अंगूरों की होती है। उन्हें सड़ाकर गलाकर वहाँ से क्या बनाई जाती है, शराब भी बनाई जाती है, ठीक है ना। अब देखते हैं एक बार इसके बारे में भी, कहाँ पड़ता है। तो ये हमारा मैप है, ये हमारा अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, ये हमारा यूरोप हो गया। अब वो दिखाई दे रही है, ये चीज़ दिखाई दे रही होगी आपको, बीच में ये सागर है, तो इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। तो ये कृषि यहाँ पर की जाती है, इटली में हो गई, आसपास दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पूरा जो ग्रीन एरिया है, तो यहाँ पर कृषि की जाती है। तो नाम पड़ गया भूमध्य सागर कृषि। भू के मध्य, देखो दिखा रहे हैं सागर, यहाँ पर ये कृषि इन क्षेत्रों में की जाती है। क्लियर है यहाँ पर आपको, आगे देखते हैं। अब देखो भाई, थोड़ा पीछे हो गए शायद मेरे हिसाब से। आप देखो एक मिनट के लिए, देखो टमाटर हो गए यहाँ पर, और देखो अंगूर हो गए यहाँ पर, वैसे अंगूर हो गए ये वाले, ये मौसमी हो गई, संतरे से बोलते हैं, ये संतरे, ठीक है ना, जो कैसे इनकी कृषि की जाती है, ये बहुत बड़ी तादाद में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है, खाने की मतलब खाने के लिए फल मिल जाते हैं, मोस्टली खट्टे, ध्यान रखना। और दूसरा क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर बड़ी तादाद में शराब भी बनती है। क्लियर हो गया आपको, देख के आगे चलते हैं। अब आती है बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक कृषि और फेमस है, कौन सी, बाजार के लिए सब्जी कृषि, सब्जी की खेती। अब देखने यहाँ पर, इसमें फल, सब्जियां और फूल उगाए जाते हैं। क्या उगाए जाते हैं यहाँ पे फल, सब्जियां और फूल उगाए जाते हैं इस कृषि के अंदर, जिनकी मांग कहाँ होती है, नगरीय क्षेत्र में अधिक होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि बाजार के लिए सब्जी की खेती, है ना, ये देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा आपके पास, तो घुमा के आएगा। भाई समझ लो इसकी विशेषता क्या है, सब बाजार के लिए सब्जी, तो ये सब्जी लिखा है तो विशेषता यही है सब्जी वाली। तो इसमें फल, सब्जियां, फूल उगाए जाते हैं, जिनकी मांग क्या होती है, क्षेत्रों में पड़ती है, नगरीय क्षेत्रों में पड़ती है। इसमें देखने में क्या होता है, खेत छोटे होते हैं और गहन श्रम में पूंजी की आवश्यकता होती है। खेत छोटे होते हैं, गहन श्रम माने बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ता है हमारे मजदूरों को, है ना, किसानों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और बहुत अधिक पूंजी भी इसमें लगती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, जिन प्रदेशों में किसान केवल सब्जियां पैदा करते हैं, जिन प्रदेशों में केवल किसान क्या करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करके वो क्या ट्रक में भरते हैं, और ट्रक पूरी रात लगा देता है शहरों में पहुंचाने में। ट्रक क्या करता है, सब्जी भर के शहर पहुंचाने में रात लगाता है, वो डे लगा देता है, तो उसका नाम पड़ गया ट्रक कृषि। क्या पड़ गया, ट्रक कृषि। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा, ट्रक कृषि किसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे ट्रक कृषि के लिए, जिन प्रदेशों में सब्जियां उगाई जाती हैं वहां से ट्रकों में भरकर नगरों तक पहुंचा जाता है ट्रक के माध्यम से, इसका नाम पड़ गया ट्रक कृषि। क्या पड़ गया, ट्रक कृषि। क्या कहते हैं इसे, ट्रक कृषि कहते हैं। बस ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ट्रक कृषि किसे बोलते हैं, तो बोलोगे जहाँ पर सब्जियों की खेती की जाती है, ये सब्जियों की पैदावार बहुत ज़्यादा अधिक होती है, वहाँ से किसान ट्रक में सब्जियाँ भरकर नगरों तक पहुँचाते हैं, इसी के आधार पर नाम पड़ गया ट्रक कृषि। क्लियर हो गया आपका, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। अब आता है पुष्प उत्पादन, यानी पुष्प माने फूलों का उत्पादन भी होता है। तो देखो उद्यान माने का, उद्यान कृषि का वह भाग है जिसमें विशेष रूप से फूलों की खेती की जाती है। उद्यान क्या होता है, विशेष रूप से फूलों की खेती करना, तो ये भी होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा आपका,
कि फूलों की खेती करने का सबसे अच्छा मतलब सबसे जो ज़्यादा उत्पादन करता है उस देश का नाम बताइए। तो आप बोलोगे नीदरलैंड। क्या बोलोगे? नीदरलैंड। कुछ याद नहीं करना है इसमें से, आपको बोलना है ओनली नीदरलैंड में विश्व के प्रथम स्थान रखा गया है। विश्व में सबसे प्रथम स्थान किसका है फूलों की खेती में? नीदरलैंड का। यहाँ से फूल हवाई जहाज द्वारा विश्व के प्रमुख शहरों में या प्रमुख देशों में पहुंचाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपका? पूछेगा कि पुष्प उत्पादन पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक कहाँ होता है, तब क्या बोलोगे? नीदरलैंड में होता है। क्लियर है? कहाँ पर है? यूरोप के अंदर है। क्लियर हो गया आपका? ठीक है। आता है कारखाना कृषि किसे बोलते हैं? कारखाना कृषि। भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन पीछे वाले ज़्यादा आए हैं, जैसे कि ट्रक कृषि हो गया, पुष्प उत्पादन हो गया। ये क्वेश्चन में यहाँ से मैंने चैप्टर निकाला है। ये चैप्टर बहुत है ना, हैगा चैप्टर है। इस पॉइंट है ये भाई, बता देता हूँ। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में एक और विशेष प्रकार की कृषि होती है, उसे बोलते हैं कारखाना कृषि। कहाँ होती है कृषि ये वाली? ये होती है पश्चिम यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? कारखाना कृषि में होता क्या है? इसमें पशुपालन, विशेषकर गाय और बैल और मुर्गी पालन किया जाता है। क्या क्या जाता है इसके अंदर? गाय और बैल, मुर्गी भी पालते हैं। गाय बैल और मुर्गी पालते हैं, इसका नाम पड़ गया कारखाना कृषि। इन्हें कारखाना की तरह बाड़ों में रखा जाता है और तैयार भोजन चारे पर पाला जाता है। यानी चारा, यानी मुख्य रूप से कौन सी चारा होती है? मुर्गियों को, बैलों को, गाय को खिलाया जाता है। और इनकी बीमारियों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। ये पूरी तरह से मशीनीकृत होती हैं। यानी क्या होता है? बीमारी के लिए है ना अच्छे श्रमिक लगे होते हैं, उससे श्रमिक लगे होते हैं, अधिक पूंजी लगती है। ये ध्यान रखना इसके, ठीक है ना? और कुछ सारे काम करते हैं मशीन, सारे काम यहाँ पर होते हैं। ट्रैक्टर वैक्टर लगे होते हैं, ठीक है ना, ये लगे होते हैं, और बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं इनकी हिफाजत के लिए। तो इसे बोलते हैं कारखाना कृषि बोलते हैं। ये क्वेश्चन ना के बराबर आता है, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया टॉपिक, क्या पता आ जाए, क्या पता, ठीक है ना? ये कहाँ की जाती है ध्यान रखना? पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। इसमें क्या क्या होता है? जिससे गाय बैल और मुर्गी पालन किया जाता है इसमें, ठीक है ना? हाँ, हाँ भाई ये अब देखो, ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा आ सकता है, बहुत संभावना है आने की। ये टॉपिक भी है। सहकारी कृषि किसे बोलते हैं? सहकारी कृषि पक्का आएगा। सहकारी कृषि का अर्थ क्या होता है? जब किसानों का एक समूह अपनी इच्छा से अपनी कृषि को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए सहकारी संस्था बना कृषि कार्य करता है। समझ गए आप? जैसे कि एक किसान ने क्या करा, एक किसान ने यानी कुछ किसान ने मिलकर पूरे खेतों को एक साथ कर लिया। 5 किसान आ गए, 5-10 किसान हो गए। उन्होंने क्या करा, एक काम करते हैं, हम अपने खेतों को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे कृषि करते हैं, खेती करते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेंगे। यहाँ पर किसी का खेत छोटा हो सकता है, किसी का खेत बड़ा भी हो सकता है। एक साथ कृषि करने का फायदा क्या है कि बड़ी तादाद में कृषि यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, एक संस्था बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक संस्था बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये देखा है, स्वैच्छिक मान्य होता है अपनी मर्जी से। किसान स्वेच्छा से अपनी भूमि और संसाधनों को एक साथ मिला देते हैं, ठीक है ना? अपने खेत हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, और भी चीज़ हो गई, सबके साथ मिला देंगे। और फिर क्या करेंगे? संस्था की सहायता से सहकारी संस्था किसानों की को खेती के लिए आवश्यक सभी चीज़ें उपलब्ध कराती है, जैसे कि खाद हो गए, बीज हो गए, कृषि उपकरण हो गए। कृषि उत्पादकों को उचित मूल्य पर बाजार में बेचने में मदद करते हैं। ये भी होता है इसके अंदर कि क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एक रेट तय करेंगे, इस रेट में हम माल बेचेंगे, तो वो भी तय करते हैं। और सस्ती दरों पर उत्पादों के प्रसंस्करण में सहायता करते हैं, यानी प्रोसेसिंग में सहायता करते हैं। जो खर्चा आएगा वो संस्था के लोग आपस में बांट लेते हैं, ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं सहकारी कृषि। जो एक से अधिक किसान मिलकर अपने संसाधनों को आपस में बांट लेते हैं, तो उसे बोलेंगे सहकारी कृषि। इसमें किसानी क्या करते हैं, रेट डिसाइड करते हैं कि हम किस मूल्य पर कितना बेचेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखें, संस्था होती है, सहायता करती है। अब आगे आता है, अब देखो सफलता कहाँ मिली इससे। ये अभी क्वेश्चन आता है कि सफलता कहाँ मिली इस कृषि को, तो आप बोलोगे डेनमार्क। कहाँ पर है? डेनमार्क। यह आंदोलन विश्व के देशों में सफल रहा, लेकिन सबसे अधिक सफल कहाँ रहा? डेनमार्क में। तो क्वेश्चन यहाँ दोस्तों आपके यहीं से बनता है कि सहकारी कृषि का सफल आंदोलन कौन से देश में रहा, तो आप बोलोगे डेनमार्क में रहा। किसे कहते हैं पता लग गया आपको। दूसरा कहाँ हुआ? डेनमार्क में हुआ सफल आंदोलन। बाकी और भी जगह हुआ है, नीदरलैंड, बेल्जियम, है ना, और जो स्वीडन और इटली में हुआ है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ हुआ है? डेनमार्क में। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है सामूहिक कृषि किसे बोलते हैं? सामूहिक। तो आप देखोगे इसमें उत्पादन के साधन का
स्वामित्व पूरे समाज या राज्य का होता है, यानी हम कह सकते हैं सरकारी कृषि। उसमें क्या थी, सहकारी थी। सहकारी में सब लोग मिलकर अपना खेत आपस में इकट्ठा करके वहाँ कृषि कर रहे थे। ये उल्टा है। ये क्या उल्टा क्या है, यहाँ पर सबका जो खेत होगा किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, क्या होगा, गवर्नमेंट का होगा। यह मॉडल मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब होते हैं तो कुछ लोग अमीर होते हैं। गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने उस सब खेतों को नाम करवा लिया। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे कि भारत में सरकारी स्कूल होते हैं तो किसी एक व्यक्ति के स्कूल नहीं होते, वो सरकार के होते हैं ना। वैसे ही इस जगह पर जो खेत होते हैं वो सरकार के होते हैं वहाँ पर लोग काम करते हैं। तो उस खेती को बोलते हैं, ये कब की बात है, देखो आप 12th क्लास में हो तो आप पे एक बुक होगी पॉलिटिकल की, है ना। तो इस पॉलिटिकल में आप पढ़ोगे यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के बारे में पढ़ोगे, महाशक्ति के रूप में पढ़ोगे उसे। तो वहाँ पर खेती की जाती थी उस जगह पर, तो नाम दिया गया था इसको कोलक, है ना, कोल खोज। क्या नाम दिया इसको, कोल खोज नाम दिया गया। तो ये पूछेगा कि समूह, है ना, सामूहिक कृषि कहाँ की जाती है, तो आप बोलोगे सोवियत संघ में की जाती है। आप पूछोगे कोल खोज क्या है, तो आप बोलोगे एक सामूहिक कृषि है। क्या बोलोगे, एक सामूहिक कृषि है, ठीक है ना। तो यह नाम दे देगा आपको, यह पूछेगा ये क्या है, तो आप बोलोगे ये सामूहिक कृषि है। दूसरा इसकी विशेषता बताएगा तो बता दोगे आप, यह कृषि राज्य के अंडर में होती है, राज्य के नियंत्रण में होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पे अमीरी गरीबी का भेदभाव ना रहे, ठीक है ना, इसलिए की जाती है। कहाँ की जाती थी, सोवियत संघ में की जाती थी, लेकिन अब नहीं की जाती क्योंकि सोवियत संघ खत्म हो चुका था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर देखो सहकारी और सामूहिक कृषि की विशेषता देख लो एक मिनट के लिए। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सहकारी कृषि बताए थे अभी, कोऑपरेटिव। तो इसमें क्या है कि कई सारे लोग मिलकर क्या संस्था बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करा उन्होंने, स्वैच्छिक समूह से, मतलब स्वैच्छिक अपनी इच्छा से सब कुछ दे दिया आपस में बांट। देखो आप देखें ना, बीज, खाद, उपकरण, सामूहिक खरीद, ये क्या स्वेच्छा से बना रहे हैं, कोई वो नहीं है। और यहाँ पर देखो क्या कर सामूहिक, है ना, क्या मतलब क्या करें, यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट किया जा रहा है तरीके से, फसल हो रही है, ठीक है ना। और आप देख सकते हो ये कहाँ पर हुई थी, डेनमार्क में सबसे अच्छी हुई। कहाँ पर, डेनमार्क में। तो ये हो गया। यहाँ पर सब किसान क्या करते हैं, एक दूसरे खेत में काम करते हैं और क्या करते हैं, फसलों का क्या करते हैं, आप बता दें क्या उगेगा क्या नहीं उगेगा, मूल्य क्या करें निर्धारित कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब दूसरा आता है सामूहिक। सामूहिक में क्या होगा, सब कुछ राज्य के नियंत्रण में होगा। उत्पादन के सभी साधन किसके अंडर में होंगे, राज्य के अंडर में होंगे। वही सब कुछ करवाएगा। नाम क्या पड़ गया, कोल खोज नाम पड़ गया। कहाँ होती थी, पूर्व सोवियत संघ में। पूर्व माने पहले था, अब नहीं है सोवियत संघ, तो वहां पर हुआ करती थी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है खनन किसे बोलते हैं। खनन माने क्या होता है, खोदना। क्या होता है खनन माने, खोदना। अब देखो क्या होता है, जब हम पृथ्वी से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को खनन कहलाती है। अब समझ में आया आपको, मतलब कि जब हम कोई खुदाई करते हैं पृथ्वी के अंदर, सोना चांदी पेट्रोल गैस निकालते हैं खुदाई करके, जो खोदना प्रोसेस होता है ना, उसे बोलते हैं खनन। क्या बोलते हैं उसे, खनन। और खनन के द्वारा जो चीज़ निकलती है उसे बोलते हैं खनिज, ठीक है ना। ये पता लग गया आपको। तो खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, ऐसे कौन से कारक हैं जिससे खनन क्या होता है, प्रभावित होता है, यानी कहाँ खनन करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, ये डिसाइड कैसे होता है। तो हम देखते हैं भौतिक कारक, जहाँ पर खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। निक्षेप माने होते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी कि वहाँ पर लगता है कि बहुत खनन, वहाँ पर बहुत सारा खनिज है उस पृथ्वी के उस जगह पर, धरती के अंदर। तो वहाँ पर क्या होगा, हम खोदेंगे उसे, ठीक है ना, निकालने के लिए। तो निक्षेप माने का होता है डिपॉजिट, जमा हुआ। दूसरा श्रेणी और उपस्थिति की अवस्था, हमें पता है कि श्रेणी में इस जगह पर उपस्थित है खनिज, तो ये भी होता है। हम ये कह सकते हैं भौतिक कारक जहाँ पर लगता है कि बहुत सारा खनिज यहाँ पर उपस्थित है, तो वहाँ पर खुदाई करेंगे। दूसरा क्या है, आर्थिक कारक, खनिज की मांग। मान चलो कि कोई देश है वहाँ पर अधिक मांग है खनिज की, है ना, और डिपेंड कर रहा है कि लोहा हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस होगी, बहुत ज़्यादा डिमांड है उसके अंदर। तो क्या करेगा वो, ना कहीं ना कहीं खोज करते रहे कि यहाँ खुदाई करूँ यहाँ खुदाई करूँ। तो इससे क्या होता है, वो तकनीक के स्तर, अगर हमारी तकनीक अच्छी है तो हम और खुदाई करेंगे, हम नहीं मंगाएंगे किसी और देश से, हम क्या करेंगे अपने देश में से निकालेंगे खोदेंगे। यातायात हो गया, या अगर हमारे यहाँ पर यातायात यानी यहाँ से आवागमन आजावान अच्छा है, ठीक है ना यार जी, ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है यहाँ से आवागमन, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से खोदेंगे, वहाँ पर यहाँ से वहाँ पर पहुँचा देंगे रास्तों के माध्यम से। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है, मतलब यहाँ से पूछे खनन, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा खनन की विधियाँ क्या हैं। खनन की विधियाँ मतलब किस तरह से हम खनन करते हैं। दो तरह खनन होता है, एक होता है धरातलीय खनन होता है,
एक होता है भूमिगत खनन। क्या होगा? धरातलीय खनन, दूसरा होगा भूमिगत खनन। दोनों में क्या अंतर है? यह सबसे सस्ता होता है, आसान होता है, क्योंकि धरातल के ऊपर ही होता है ना, कि वहीं से हम क्या फावड़ा लेके खोद सकते हैं, मशीन द्वारा खोद सकते हैं ऊपर ही ऊपर से। यह जो अभी तक का क्या है उपयोग होता है, वो खनिज धरातल के निकट होते हैं, जब मोस्टली खनिज मतलब धरातल के थोड़े आसपास होते हैं। भूमिगत में क्या होता है भाई, ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें भूमि के अंदर सुरंग बना के अंदर जाया जाता है। तो ये ऐसे धरातल के नीचे गहराई में होता है। तो कूप या सुरंग बनाकर किया गया, कूप या सुरंग बनाकर अंदर जाते हैं। तो ये विधि जोखिम भरी होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम अंदर चले गए गुफा में, मतलब हमने सुरंग बना दी, कभी सुरंग बंद हो जाती है, सांस नहीं आ पाती, जहरीली गैस रिलीज हो जाती है अंदर ही अंदर, तो लोग मर जाते हैं। तो आप देखेंगे आप आके, जैसे कि ये आप देखो देखो ये धरातल खनन है, मतलब ये ऊपर ही ऊपर होता है, ज़्यादा जोखिम भरा नहीं है। लेकिन ये कैसा है, ये भूमिगत खनन है, काफ़ी अंदर होता है। तो इससे क्या होता है कि भैया बहुत खतरनाक भी हो सकता है। क्या होता है, टनल टूट जाए, टनल माने जो ऊपर से जो जगह है वो टूट जाए, नीचे गिर जाए। तो ऐसा होता है ये पहाड़ों एरियो में, कि बहुत सारे लोग दब जाते हैं, होगा मुंह बंद हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्या पूरे चैप्टर हमने क्लियर कर लिया। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने पूरी वीडियो देखी होगी, और काफ़ी अच्छा है कि आप अच्छे इसके अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी चैप्टर 5 में मिलते हैं। धन्यवाद।